ये लुसेंट का मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स मुख्य रूप से इन सब कंपटीशन के लिए जो बच्चों के लिए होता है, नवोदय स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल नेतरहाट, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून, रामकृष्ण मिशन आदि प्रवेश परीक्षाओं के लिए। इसके बाद जैसे मान लो सीटेट है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब के लिए भी है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तुम लोग को 3 पार्ट हो चुका है, ये पार्ट 4 है। इसके ऊपर का नहीं देखना, ये ज्योमेट्री अलग से इसका वीडियो बनता है। यहाँ से तुम लोग देखो, 2 हिसाब समझाना है अभी। 2400 रुपया का ब्याज 6.1/4% सालाना ब्याज की दर से 22 मार्च से 8 जनवरी तक कितना होगा? तो 2400 रुपया इसका मतलब मूलधन हुआ, किसी ने किसी से लिया, तो जो दिया तो देने वाले के लिए असली धन हो गया। बैंक से अगर हम लोग लेंगे 2400 रुपया इंटरेस्ट पर, तो ये हो गया बैंक का असली धन। असली धन को मूलधन कहते हैं। कुछ समय के बाद जब पैसा लौटाया जाता है मूलधन, तो कोई किसी को पैसा फ्री में नहीं देता है, कुछ न कुछ अतिरिक्त धन यानी अलग से 100 रुपया मान लो किसी को किसी ने दिया, 6 महीना में लौटाएगा, तो 100 रुपया देने वाला 6 महीना के बाद 100 रुपया नहीं लेगा, 10-20 कुछ रुपया तो एक्स्ट्रा लेगा। तो अलग से जो लेता है इसी को हम लोग कहते हैं ब्याज। ये थ्योरी की चर्चा पार्ट 1 में ही हो चुकी है। तो 2400 रुपया का ब्याज तो मूलधन हो गया 2400 रुपया। ब्याज का दर यानी इंटरेस्ट रेट जैसे कहता है 5%, 100 रुपया लोगे तो 5 रुपया लेंगे 1 महीना में, तो इसका मतलब हुआ 100 रुपया में 5 रुपया लेगा, यानी 5% ब्याज लगेगा। तो ब्याज का दर का अर्थ हुआ 100 में कितना लोगे, तो कोई कहेगा 5 रुपया, तो 5% हो गया ब्याज का दर। कोई कहेगा हम 8% लेंगे, यानी 100 रुपया लोगे तो 8 रुपया लेंगे 1 महीना के बाद। तो इसका अर्थ हुआ प्रति मास, यानी हर एक महीना पर 100 रुपया पर 8 रुपया देना होगा। तो ब्याज का दर है इसमें 25/4 गुना करो 6 चौका 24, 25/4%। तो 25/4% सालाना, यानी 1 साल में 100 रुपया का 25/4 रुपया इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा। इसका अर्थ ये हुआ। तो ब्याज का दर 25/4 का अर्थ हुआ 6.25 रुपया, 6 रुपया 25 पैसा हुआ ना। तो 100 रुपया अगर लेंगे तो सालाना यानी 1 साल में 100 रुपया का 6 रुपया 25 पैसा सूद देना होगा, ब्याज देना होगा। तो ब्याज का दर का यही अर्थ हो गया। कितना समय के बाद कोई लौटाएगा, इसमें तो समय नहीं रहेगा, तो सूद ब्याज का कार्य होगा नहीं होगा। तो इसमें दिया हुआ है 22 मार्च से 8 जनवरी तक, इसमें फिसमें कुछ नहीं है। तो 22 मार्च से 8 जनवरी तक कितना दिन हुआ, पहले ये निकालेंगे। यानी हम लोग को मूलधन प्राप्त हो गया, ब्याज का दर प्राप्त हो गया। अब समय, तो समय तुमको हो गया 22 मार्च से 8 जनवरी है, 8 जनवरी, यानी 22 मार्च से 8 जनवरी तक के लिए पैसा लिया गया, 8 जनवरी तक। तो 22 मार्च से 8 जनवरी तक कितना दिन हुआ ये निकालना ज़रूरी है। अब हमेशा समय साधारण ब्याज में वर्ष में होगा, ये भी पिछले पार्ट में बोल दिए हैं, ये महीना में रहेगा ही नहीं। समय को हम लोग हमेशा साधारण ब्याज में वर्ष में मानेंगे। अगर 6 महीना के बाद लौटाना है मूलधन और ब्याज, तो 6 महीना को हम लोग वर्ष में बदलेंगे, तो कितना वर्ष होगा, 12 महीना 1 वर्ष होता है, इसलिए 1 महीना 1/12, इसलिए 6 महीना।
1/12 गुने 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2 वर्ष, आधा वर्ष हुआ ना। 12 महीना 1 वर्ष, तो 12 का आधा 6, और 1 को 2 से भाग दोगे तो आधा, तो आधा वर्ष लिखेंगे, ये नहीं 6 महीना। तो समय को पहले हम लोग निकालेंगे तो ये तो दिन में निकलेगा। आप देखो 22 मार्च, मार्च अंतिम होता है 31 मार्च को, महीना लगता है ना। तो 22 मार्च से 31 मार्च तक हो गया कितना दिन? 31 में से 22 घटाओ 9, 22 और 31 है ना। गिनती करोगे 23, 24, 25, 26 तो 9 दिन होगा। वैसे भी 31 में से 22 घटाएंगे तो ये हुआ 9 दिन। इसके बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल कितने दिन का होगा? 30 दिन का होता है। इस सब में कन्फ्यूजन इसलिए तुम लोगों को नहीं होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है, ये ऊंचा वाला भाग है ना, तो ऊंचा वाला भाग जनवरी हो गया। ऊंचा वाला भाग 31 दिन का, सबके हाथ में देखना इस आकृति में ऊंचा भाग गड्ढा, ऊंचा भाग फिर गड्ढा। तो ऊंचा भाग सब मान लो 31 दिन, और जो गड्ढा है इसको मान लो 30 दिन। गिनती करो यहाँ से, जनवरी यानी ये ऊंचा भाग है तो 31 दिन का हो गया। फरवरी का केस अलग होता है, या तो 28 दिन या 29 दिन। लीप ईयर में 29 दिन, और जो साधारण वर्ष है उसमें 28 दिन। तो इसकी भी चर्चा होगी, कैलेंडर चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें। तो जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 या 29 दिन का स्थिति के अनुसार। फिर ये देखो ऊंचा भाग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी ऊंचा वाला भाग पर आ रहा है जनवरी, फरवरी हटा दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, मार्च, फिर अप्रैल नहीं मई, और फिर मई नहीं, सॉरी मई, इसके आगे जून नहीं जुलाई। तो इस तरह से अप्रैल निकालोगे ना तो गड्ढा में जाता है, यानी 30 दिन। इससे आगे मई, तो मई ऊंचा वाला पोर्शन होता है 31 दिन। जून 30 दिन। इसके बाद आ जाओ जुलाई, 31 दिन, फिर अगस्त, ऐसा न 30 कह दो, क्योंकि गिनती करोगे ना ये ढंग से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अंतिम में ऊंचा भाग जुलाई हुआ, आगे जगह नहीं है तो घूम करके फिर यहीं आओ। तो जुलाई ऊंचा भाग 31 दिन, और फिर आओगे तो अगस्त, ये ऊंचा वाला भाग वो भी 31 दिन, फिर नीचे वाला भाग सितंबर 30 दिन, अक्टूबर ऊंचा वाला भाग 31 दिन, ऐसे निकाल लोगे तो लोग। तो अगस्त भी हो गया 31 दिन का। एस से सितंबर 30 दिन का होगा। ओ से अक्टूबर ये हो गया फिर 31 दिन। एन से नवंबर ये हो गया 30 दिन। डी से दिसंबर ये हुआ 31 दिन। फिर इधर कहाँ से कहाँ तक है? 22 मार्च से 8 जनवरी तक। तो दिसंबर में 31 दिन और जनवरी में 8 दिन, 8 जनवरी तक, तो 8 दिन हुआ ना। तो जनवरी जैसे जनवरी ये हो गया 8 दिन। अब कितना दिन के लिए पैसा लिया मूलधन, अब जोड़ लो। जैसे कैसे जोड़ोगे? 8 एक अंक है, 9 17, ये दो ठो मिलाकर 17 दिन हुआ। 30 दिन, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 30 है, 1 2 3 4, तो 30 चौका 120 दिन। 31 कितना है? तो 1 2 3 4 5, तो 31 को 5 से गुना करेंगे तो 155 दिन। समझ रहे हैं तू लोग? अब टोटल कितना दिन हुआ तो जोड़ लो। 7 और 5 12, 1 1 2 2 4 5 9, 1 1 2, 292 दिन के लिए ये 2400 रुपया लिया गया। इसके बाद 25/4% सालाना ब्याज की दर से पैसा लौटाएगा। तो कहता है
22 मार्च से 8 जनवरी तक कितना होगा, मतलब 2400 रुपया का ब्याज। तो समय निकल गया तुमको कितना दिन, 292 दिन। तो समय लिखेंगे, इसको समझ गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो समय इस तरह निकाल लेंगे अलग से रफ में, समझा। 292 दिन, ये हो गया समय 292 दिन। लेकिन साधारण ब्याज में समय को हमेशा वर्ष में लिखना है, दिन में नहीं, महीना में नहीं, सप्ताह में नहीं। तो 292 दिन कितना वर्ष, सीधी सी बात है, उसमें 365 से भाग दे दो। तो ये हो गया रटुआ तरीका। 365 से ही क्यों भाग देंगे, तो देखो, चूँकि 365 दिन एक वर्ष होता है। यहाँ पर एक प्रश्न और उठ जाता है, एक वर्ष में कितने दिन। रे 365 दिन सही आंसर नहीं है, क्योंकि लीप ईयर अगर है तब पूछा जाएगा एक वर्ष में कितने दिन। अगर कोई पूछे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो अगर आंसर दोगे 365 दिन, तो यह कथन अर्ध सत्य को व्यक्त करता है। अर्ध सत्य का अर्थ होता है आधी सच्चा, आधा सच, आधा झूठ। यानी तुम झूठ भी नहीं हो और गलत भी नहीं हो। कैसे अर्ध सत्य को व्यक्त करता है, जो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसका शुद्ध आंसर होगा, अगर एक वर्ष साधारण वर्ष है तो 365 दिन होगा। एक वर्ष अगर लीप ईयर है तो 366 दिन होगा। फिलहाल इतना ही जान लो, दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे का नहीं होता है, बल्कि कितना का होता है, तो मतलब 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड करके है। एक साल में 4 घंटा प्लस हो जाता है, सॉरी 6 घंटा कुछ मिनट हर एक ईस्वी में एक्स्ट्रा हो जाता है। ये ज्योग्राफी में हम बतलाए हैं। तो 4 से गुना करोगे ना 6 को, तो 6 चौका 24, 5 घंटा 57 मिनट ऐसे कुछ सेकंड करके होता है। तो 24 घंटा जो है हर एक 4 साल के बाद फाजिल हो जाता है। 24 घंटा का मतलब एक दिन कहा जाता है 24 घंटे की अवधि को। ये नहीं जो सुबह में सूर्योदय से सूर्यास्त तक को एक दिन कहेंगे, ये मैथ और साइंस की भाषा में नहीं चलता है। जो ही एक दिन की चर्चा हो, जैसे कोई पूछता है जो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आंसर है 365 दिन। लेकिन ये कहाँ कहते हो 365 रातें भी होती है, कोई कहता है नहीं कहता है। इसका अर्थ हुआ एक दिन का मतलब 24 घंटा। तो खैर 4 साल में 6 घंटा लगभग प्रत्येक साल एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो 4 साल में 6 चौक 24 घंटा एक्स्ट्रा टाइम हो गया, यानी एक दिन। तो उस एक दिन को किस में जोड़े, यानी वर्ष तो 365 दिन का होता है, तो हर एक 4 साल पर ये जो एक दिन फाजिल होता है 24 घंटा, इसको जोड़ दिया जाता है, तो वह 365 दिन प्लस एक दिन 366 दिन, हर एक चौथा साल का वर्ष होगा 366 दिन का। और जो ईस्वी या वर्ष 366 दिन का होगा, वह ईस्वी या वर्ष लीप ईयर कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। तो हर एक 4 साल पर लीप वर्ष आता है। जैसे अभी हम लोग 2024 ईस्वी में जिंदा हैं, तो 2024 ईस्वी क्या लीप वर्ष है? तो नियम है 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, शेष में शून्य होगा, तब तो लीप वर्ष होगा। अगर शेष में शून्य छोड़कर कुछ बच गया तो लीप वर्ष नहीं हो करके साधारण वर्ष होगा। तो 2024 ईस्वी में 4 से भाग दोगे तो 506 होगा ना, यानी शेष में शून्य आएगा। 6 चौका 24, 606 होगा। 2024 ईस्वी है ना, मतलब कौन सा ईस्वी लीप वर्ष कहलाएगा, तो कैलेंडर चैप्टर हम पढ़ाएंगे। फिलहाल याद रखो, जो ईस्वी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहेंगे। तो 2024 अभी है ना, तो 2024 में 4 से भाग दो
तो 4 पंचे 20, कट गया, उतरा 2, भाग नहीं लगा, 0, उतरा 4, 4 छक्के 24, शेष में 0 आ गया। तो इसका मतलब ये 2024 ईस्वी लीप वर्ष कहलाएगा। इस ईस्वी में तुम लोग को मालूम होगा, अभी भी कैलेंडर देख लो फरवरी का, उसमें 29 दिन होगा, 29 तारीख होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो 4 साल पर अपना जन्मदिन मनाता हो, तो जिस व्यक्ति का 29 फरवरी को जन्म होगा वह 4 साल पर मनाएगा अपना जन्म दिवस। तो ऐसा व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति कोई था, है नॉलेज में, चौधरी चरण सिंह या मोरारजी जैसा हमको लगता है। चौधरी चरण सिंह भारत का प्रधानमंत्री रहे थे, संभवतः उन्हीं, भुला रहे हैं, शायद वही होंगे। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष समझ गया। तो इस हिसाब में अगर, इसलिए ये बात तुम लोगों को बतलाए, इस हिसाब में फरवरी का चर्चे नहीं है। अगर फरवरी का चर्चा रहता तब ईस्वी दिया रहता। तो ये तो 22 मार्च से लेकर 8 जनवरी तक, फरवरी आया ही नहीं, आता तो भाई 28 दिन का है कि 29 दिन का है, तो ये तो ईस्वी रहता तब लीप ईयर पता चलता। तो 365 दिन को वर्ष में, जैसे 292 दिन को वर्ष में बदलना है, सीधे 365 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे? तो नियम के अनुसार चलोगे तो 365 दिन एक वर्ष होता है, इसलिए एक दिन, एक नियम पढ़ा दिए हैं, दायां बटा बायां, ऐसे दाहिना में जो अंक रहे अब बायां में जो रहे, तो ऐसे, यानी दायां अंक ऊपर बायां अंक नीचे। तो 365 दिन एक वर्ष होता है, इसलिए एक दिन 1/365 वर्ष होगा। तो एक दिन 1/365 वर्ष होता है, इसीलिए 2 दिन तो 2 से गुना करेंगे, 3 दिन तो 3 से गुना करेंगे। यहाँ है 292 दिन, तो 1/365 गुने 292 वर्ष, आगे में जो यूनिट लिखा रहेगा वही चलेगा। तो इतना वर्ष हुआ, ये कटेगा नहीं कटेगा। तो ये हो गया तुमको 292/365 वर्ष। तो इसको हम लोग 292 दिन को बदल लिए, तो मतलब देखो तो 292 दिन सीधे 365 से भागा है। तो ऐसे जो है कंसेप्ट बनता है, लेकिन ट्रिक में 200 जितना दिन हो इसको वर्ष में बदलना है, तो 365 से भाग दे दो। अगर साधारण वर्ष है तो, लीप वर्ष रहे तब नहीं, तब जो है 366 दिन को लेकर चलेंगे। तो ये 292/365 हुआ, इतना वर्ष। यानी 292/365 वर्ष। अब इसको 2 विधि से हम लोग बना सकते हैं। पहला विधि फार्मूला से, तो लिख सकते हैं चूंकि ब्याज बराबर मूलधन गुने 100 से समय गुने दर 10 से बटा 100 दोगे, है ना। तो इसमें समय जो है कि बटा में आएगा, तो बटा 100 को अलग कर देंगे तो कोई अंतर नहीं न पड़ा। मूलधन हो गया तुमको 2400 रुपया, समय 292/365, ब्याज का आंसर रुपया में आएगा, इसलिए मूलधन वाला रुपया लिख देना है, और समय ये वाला दर वाला जो है ना, ये सब सिर्फ अंक लिखना है। ये बतला दिए थे, याद रखना। दर कितना है? 25/4 गुने 1/100, तो 4 600 चौका 2400, ये 20 उड़ा दो, अब ज़्यादा नहीं काटो, घोच पोच हो जाएगा। ये हुआ ऊपर में 6 रुपया गुने, ये तो नहीं काटा था शायद, 292/365 गुने इधर 25 रह गया, तो 25 छक्के 150,
कटेगा 25 और 320। चलो ना आगे ही काटे, यहीं काटो। 25 ये बच गया, 25 11 115 आएगा, कैसे कटेगा? ये 5 हाँ मतलब 25 से नहीं कटेगा, तो 5 से तो आराम से कटेगा। 5 25, 5 7 35, 5 3 15। देखो 3 चौका 12 और 7 चौका 28 से 29, अब काट रहा है 73। समझा? 3 चौका 12 और 7 चौका 28 से 29 कट गया। तो ये हो गया तुमको 6 चौका 24 पंचे 120, यहाँ रुपया तो 120 रुपया। तो फार्मूला से 120 रुपया आंसर निकला। इसके बाद जो है दूसरी विधि भी बतला देते हैं ताकि हमेशा के लिए याद रहे। दूसरी विधि से इसको बतलाएंगे। तो दूसरी विधि में कैसे बनाओगे, तो एक एक नियम पर बनाना है। एक एक नियम पर बनाओगे न ये हिसाब। तो सबसे पहले ध्यान देना, ब्याज का दर क्या है, इसकी व्याख्या करनी होगी। इसी से सब कुछ स्पष्ट होता है। जो 25/4 इसको हम 6 दशमलव में तोड़ देते हैं कि रहने दे, रहने दो, चलो रहने दो। ब्याज का दर है 25/4% सालाना, यानी एक साल में 100 रुपया में 25/4 रुपया ब्याज लगता है। इसका अर्थ ये हुआ ना। तो लिखेंगे चूंकि 100 रुपया का ब्याज सालाना यानी एक वर्ष में 25/4 रुपया होता है। इसीलिए 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। तो एक ही नियम से दायां बटा बायां। तो तू लोग ये बोलो तो इसको अगर 25/4, देखो हम सही लिख रहे हैं कि गलत पकड़ो तो पिछली बात याद है कि नहीं। एक एक नियम में दायां बटा बायां होता है, तो दायां में 25/4 है। अब फिर दायां बटा बायां, तो ये दायां पोर्शन हुआ, बायां 100 रुपया। सही इसलिए नहीं है, अगर इसको तोड़ोगे A/B/C के नियम पर, तो ये हो जाएगा 25 गुने 100। A/B/C में ऊपर वाला नीचे वाला A और C गुना हो जाता है, बीच वाला रह जाता है नीचे में, इतना रुपया। 4 को 100 को काटेंगे तो 25, फिर 25 25 625 रुपया। अब ध्यान से देखो तो 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 25/4 रुपया यानी 6.25 रुपया हुआ। 6 रुपया 25 पैसा होता है। और 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 625 हो जाएगा। ये तो अन्याय वाली बात है। इसका अर्थ है ये तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या होगा, तो मान लो इसको हम लोग कहेंगे 25/4 को x मान लिए। देखो ये गलती तू लोग भी करते हो, कुछ लड़कियां भी करती हैं। 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 25/4 को x मान लो। 25/4 रुपया को x रुपया मान लेंगे, तो लिख सकते हैं 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में x रुपया होता है। इसीलिए 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में दायां ऊपर बायां नीचे यानी x/100 रुपया होगा। इसलिए कितना रुपया का ब्याज, 2400 रुपया का ब्याज। इसीलिए 2400 रुपये का ब्याज एक वर्ष में x/100 गुने 2400 इतना होगा। 1 मिनट रुको, इतना रुपया होगा। ये क्लियर हो गया। अब इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x गुने 1/100, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 छिपा है,
यानी x का गुना 1 से करेंगे तो x से कैन x बटा 100 हुआ, तो अंश हर को ऐसे अलग करेंगे न जी, फिर गुने 2400 रुपया। अब x का मान बैठाओ, x किसको मान है 25/4 को, तो 25/4 गुने 1/100 गुने 2400 रुपया इतना होगा। यानी यहाँ पर 25/4 गुने 100, तो इसका अर्थ ये हुआ 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में x रुपया के बदले अब असली मान रखो 25/4 रुपया होता है, इसलिए 1 रुपया का 25/4 बटा 100 नहीं लिख करके हम लोग लिखेंगे 25/4। ये तो बायां वाला नीचे जाता है ना, तो ऑलरेडी नीचे में ई लकीर के नीचे 4 है, तो 4 से गुना होगा, बोलो कितना रुपया। अब समझा, देखो तो 25 1 25 और 4 नीचे में आया, 100 भी नीचे में आया, समझ गया ना। तो इसको अभी काट कुट नहीं करो। 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 25/4 गुने 100 रुपया, इसीलिए 2400 रुपया मूलधन है, तो 2400 रुपया का ब्याज 1 रुपया का मान लो इतना होता है, तो 2400 रुपया का गुना हो जाएगा 100 गुने गुना हमेशा ऊपर में होगा 2400 रुपया। 2400 रुपया का ब्याज एक वर्ष में इतना रुपया, इसीलिए 2400 रुपया का ब्याज ऐसे पढ़ोगे, इसमें काट दो हल्का हो जाएगा, 2 0 कट गया, तो 25 गुने 24 25 गुने 24 रुपया बटा 4। चलो इसको भी काट दो, 4 छके 24, तो 25 छके 150 रुपया हुआ। इसीलिए 2400 रुपया का ब्याज कितना वर्ष में निकालना है, 2400 रुपये का ब्याज एक वर्ष में इतना रुपया, तो 2 वर्ष में 150 गुने 2, 3 वर्ष में 150 गुने 3, 292 बटा 365 वर्ष में, तो 150 गुने 2400 रुपया का हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो कितना वर्ष में, तो 2400 रुपये का ब्याज 292 बटा 365 वर्ष में कितना होगा, तो 150 रुपया गुने 292 बटा 365। अब इसको काटोगे तो फाइनली आंसर उतना ही आना चाहिए। 5 से कटेगा तो 30 पंचे 150, इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 1 5 या 15 73, और 73 को 292 से, तो 73 चौका 3 चौका 12, 7 चौका 28 1 29, तो ये हो गया 4, तो 30 रुपया गुने 4 बराबर 120 रुपया आया, वही आंसर। अंत में लिखेंगे अतः 2400 देखो ऐसे रुपया, का के सामने कॉमा है तो का, फिर ब्याज के सामने कॉमा है तो ब्याज, बराबर काट कुट करके आया है 120 रुपया आंसर। बोलो समझा। तो इस तरीका को हमेशा के लिए सीख जाओ। प्लस ये तो फार्मूला वाला है, ये तो ऑलरेडी आएगा ही, तू लोग इसको उतार लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 में बतलाएंगे।